बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे, अभी हम जो टॉपिक जो भी चल रहा है हमारा, वो इट इज़ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। अभी तक हमने जो बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए हैं, फ्लैजेला, पिल्लाई, स्लाइम, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, तो ये वो सारे स्ट्रक्चर हैं जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे जिस स्ट्रक्चर से, वो है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड का मतलब है न्यूक्लियस लाइक, यानी न्यूक्लियस नहीं है मगर न्यूक्लियस की तरह है। इस न्यूक्लियाइड के और भी नेम है, न्यूक्लियर बॉडी भी कहते हैं इसको, क्रोमाटिन बॉडी भी कहते हैं और न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया में ना तो कोई क्लियर क्रोमोसोम मौजूद है, डिस्क्रीट यानी क्लियर वाज़े किस्म के ना तो क्रोमोसोम होते हैं, और ना ही बैक्टीरिया के अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जिसने न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है। तो बैक्टीरिया में ना तो कोई ऐसी मेम्ब्रेन है और ना ही कोई वाज़े किस्म के क्रोमोसोम है। बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियर मटीरियल है, जिसको डीएनए कहते हैं, न्यूक्लियर मटीरियल यानी डीएनए, वो सेल के बिल्कुल सेंटर के करीब होता है, ऑलमोस्ट इन द सेंटर कह लें। तो ये जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का, वो सिंगल होता है, यानी सिंगल इन नंबर, गोल होता है और डबल स्ट्रैंड होता है, यानी उसकी दो चेन्स होती हैं, और गोल होता है, सर्कुलर होता है। स्ट्रैंड का मतलब है कि टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, यानी एक ऐसी चेन जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हों। चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो डीएनए, इसके अंदर जो डीएनए है वो सिंगल इन नंबर, सर्कुलर इन शेप एंड हैविंग डबल चेन, डबल स्ट्रैंडेड। तो ये डीएनए क्या करता है, ये इकट्ठा हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है, और जब ये इकट्ठा हो जाता है तो इकट्ठे होके ये एक इर्रेगुलर शेप, यानी जिसकी कोई शेप नहीं है, एक डेंस एरिया बनाता है, और वो एरिया क्या कहलाता है, न्यूक्लियाइड। अगर इस डीएनए के इर्द गिर्द अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर बना देंगे, या आ जाएगा डीएनए के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो न्यूक्लियस बन जाता है। और अगर इस डीएनए के इर्द गिर्द से मेम्ब्रेन हटा दी जाए तो वो क्या बन जाएगा, ये वो जो एरिया है जिसमें ये डीएनए इकट्ठा हुआ है, वो न्यूक्लियाइड कहलाएगा। तो न्यूक्लियर मटेरियल जो है, यानी डीएनए जो है, वो सेल के बिल्कुल सेंटर के पास है, और डीएनए एक ही होता है इसका नंबर में, सर्कुलर होता है शेप में, और उसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड है, यानी दो इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और ये जो डीएनए है ये इकट्ठा होके एक कहाँ इकट्ठा होता है, एक इर्रेगुलर शेप डेंस एरिया जो कि नियर टू द सेंटर ऑफ द सेल, वहां पे इकट्ठा होकर ये एरिया बनाता है, और दिस एरिया इज नोन एज न्यूक्लियाइड। क्रोमाटिन बॉडी, यानी ये जो न्यूक्लियाइड है, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इस न्यूक्लियाइड का दूसरा नाम क्रोमाटिन बॉडी है, हमने यहाँ पे भी देखा है क्रोमाटिन बॉडी। तो ये जो एरिया है न्यूक्लियाइड या क्रोमाटिन बॉडी, इसमें क्या चीज होती है, इसमें एक्सट्रीमली लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है, और वो जो लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है वो फोल्डेड होता है टाइटली, बिल्कुल पास पास साथ साथ। और ये फोल्डेड इसलिए होता है क्योंकि डीएनए की जो लेंथ है वो बैक्टीरिया की जो सेल की लेंथ से भी ज्यादा होती है। तो इसकी लेंथ ज्यादा होने की वजह से, बैक्टीरिया के सेल से इसकी लेंथ के ज्यादा होने की वजह से ये फोल्डेड होता है, ताकि ये बैक्टीरिया के अंदर फिट आ सके। तो बैक्टीरिया के अंदर एक ही क्रोमोसोम है, सिंगल डीएनए है, तो सिंगल क्रोमोसोम है, इसलिए बैक्टीरिया हैप्लॉइड होता है, जिनके अंदर जो है ना वो हैप्लॉइड मीन जिनके अंदर अनपेयर्ड, यानी क्रोमोसोम हो मगर उनका कोई उनकी कॉपी, उस क्रोमोसोम की कोई दूसरी कॉपी ना हो, तो ऐसे सेल या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हैप्लॉइड कहते हैं। जैसे हम ह्यूमन की अगर हम एग्जांपल दें, तो हमारे अंदर जो ओरिजिनल जो क्रोमोसोम है वो 23 है, और बाकी 23 उनकी कॉपीज हैं, जिनकी वजह से टोटल हमारे 46 बन जाते हैं। मगर बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम है और उसकी कोई कॉपी नहीं है, और तो इसलिए बैक्टीरिया को हैप्लॉइड कहते हैं। हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम है और बाकी 23 उनकी कॉपीज हैं, तो हम डिप्लॉयड हैं, यानी डबल, यानी एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपीज हमारे अंदर मौजूद हैं। एक कॉपी हमें फादर से मिलती है और एक कॉपी हमें मदर से मिलती है, एक ही क्रोमोसोम की।
तो बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम है और कोई क्रोमोसोम नहीं है, तो हैप्लॉइड है, ये एमसीक्यू में याद रखिएगा। बैक्टीरिया ये जो न्यूक्लियाइड है इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें बैक्टीरिया को स्टेन करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा फ्यूल्जन स्टेनिंग से। फ्यूल्जन वाज द साइंटिस्ट जिसने ये स्टेन बनाई थी, जिसने ये डाई बनाई थी, स्टेन या डाई या कलर उसने ये बनाया था। और इससे हम पहले स्टेन करते हैं, इसके इस प्रोसीजर के जरिए, इस स्टेन के जरिए हम पहले कलर करते हैं बैक्टीरिया को, और उसके बाद हम लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें न्यूक्लियाइड जो है ना वो नजर आएगा। इकोलाई जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक क्लोज्ड सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। ये देखो ये क्लोज्ड है, सर्कल फॉर्म में है ये क्रोमोसोम और डीएनए सेम, ठीक है। और अगर हम इसको सीधा करें, इसके डीएनए को सीधा करें, स्ट्रेट करें और उसकी लेंथ को नोट करें तो वो 14,000 माइक्रोमीटर बनती है, 14,000 माइक्रोमीटर। और ये जो इसका जो साइज है, इसके डीएनए का जो साइज है इकोलाई का जो साइज है उससे ये 40 टाइम्स बड़ा है, 40 टाइम्स। तो इसलिए यानी बैक्टीरिया का जो साइज है, यानी इकोलाई का जो साइज है बैक्टीरिया का या इकोलाई का जो साइज है, उसके मुकाबले में इकोलाई के अंदर मौजूद ये जो डीएनए है इसका साइज 50 टाइम या 40 टाइम ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये फिर कैसे फिट आएगा ये वाला जो डीएनए है इस इकोलाई के अंदर? बाय टाइटली फोल्ड होके अंदर आएगा। तो ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। न्यूक्लियाइड आपने पहले बताना है कि बैक्टीरिया में कोई वाज़ेह किस्म की क्रोमोसोम नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियर मटेरियल यानी जो डीएनए है वो सेल बैक्टीरिया के सेंटर के करीब होता है। इसमें एक ही डीएनए होता है और वो भी गोल होता है, सर्कुलर होता है, और उसकी 2 चेन होती हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ये डीएनए इकट्ठा हो जाता है नियर द सेंटर ऑफ द सेल और इकट्ठा होकर ये एक इरेगुलर शेप डेंस एरिया बनाता है जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्रोमेटिन बॉडी यानी न्यूक्लियाइड के अंदर एक्सट्रीमली लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है जो टाइटली फोल्ड होता है ताकि सेल के अंदर फिट आ सके। बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम है, इसकी कोई कॉपी नहीं है, सिंगल क्रोमोसोम है, इसलिए बैक्टीरिया हैप्लॉइड है। और ये भी आपने एमसीक्यू में याद रखना है। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखना चाहते हैं न्यूक्लियाइड को तो इससे पहले हमें बैक्टीरिया को स्टेन करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा फ्यूजन स्टेनिंग से। इकोलाई एक बैक्टीरिया है, सबसे कॉमन बैक्टीरिया है। इसके अंदर एक क्लोज्ड सर्कुलर क्रोमोसोम या डीएनए क्रोमोसोम और डीएनए होता है। ये इसका डीएनए है या यूं क्रोमोसोम कह लें। और इसका जो साइज है वो 14,000 माइक्रोमीटर है जो कि इकोलाई के साइज से 40 टाइम्स बड़ा है। दूसरा जो हम करेंगे और इसका स्ट्रक्चर वो है प्लाज्मिड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये बहुत सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मौजूद होता है इन एडिशन टू क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के अलावा प्लाज्मिड भी मौजूद होता है। क्रोमोसोम तो होता ही होता है, डीएनए तो होता ही होता है, उसके अलावा ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड बेसिकली है क्या, किस पे मुश्तमिल होता है ये स्ट्रक्चर? ये सर्कुलर होता है, गोल होता है, और इसमें ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एक तो वो डीएनए है जो क्रोमोसोम में, इसके इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक और एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है बहुत सारे बैक्टीरिया में जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी खुद ही अपने नंबर इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये बैक्टीरिया की ग्रोथ और बैक्टीरिया के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म का इसमें कोई रोल नहीं है, ये उनके लिए जरूरी नहीं है। तो इसका क्या रोल है इसमें? ये इसके अंदर जीन्स होते हैं ड्रग रेजिस्टेंट, ड्रग के अगेंस्ट, यानी मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक है, ठीक है। उसके अलावा हैवी मेटल्स लेड जैसे हो गई, डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स, यानी प्लाज्मिड के अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को बचाते हैं ड्रग से, मेडिसिन से, एंटीबायोटिक से, हैवी मेटल से, डिजीजेस से और इंसेक्ट से। इंसेक्ट की किस चीज से? टॉक्सिन से, यानी उसके पॉइजन से। दूसरा रोल क्या है कि जो प्लाज्मिड है वो वेक्टर्स हैं और इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स में यूज किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डीएनए को यूज करते हैं, डीएनए का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसकी रिपेयरिंग करते हैं और उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में सब डीएनए के इस्तेमाल को या डीएनए के यूज को जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स कहते हैं। उसमें ये वेक्टर का काम करता है। वेक्टर एक ऐसा सोर्स होता है, वेक्टर जो कि जीन ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि क्या होगा, जैसे कि ह्यूमन का एक जीन है इंसुलिन जीन, वो ह्यूमन का इंसुलिन जीन पहले किसके साथ अटैच होगा, प्लाज्मिड के साथ, प्लाज्मिड के साथ अटैच होगा और फिर वो प्लाज्मिड जो है उस प्लाज्मिड को फिर किस में एंटर कर दिया जाएगा, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया भी एक ऑर्गेनिज्म है। इंसुलिन का जीन जो ह्यूमन से लिया गया है, ह्यूमन भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को जीन ट्रांसफर किया गया है प्लाज्मिड के थ्रू। ठीक है, और ऐसा करने वाले को क्या कहते हैं, वेक्टर। तो ये आपने करना है शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है वो राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है एक और इसका स्ट्रक्चर है। राइबोसोम की कंपोजिशन आप लोग पहले भी जानते हैं कि राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं। आरएनए कौन सा, राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए और प्रोटीन्स होती हैं जो राइबोसोम को बनाती हैं। कुछ राइबोसोम लूजली यानी वीकली अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। ज्यादातर जो राइबोसोम है बैक्टीरिया के अंदर वो साइटोप्लाज्म में है, लेकिन कुछ राइबोसोम जो है वो लूजली अटैच है, वीकली अटैच है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। राइबोसोम का काम क्या है, ये प्रोटीन फैक्ट्रीज है, प्रोटीन बनाती हैं। हजारों की तादाद में राइबोसोम मौजूद होते हैं। यूकैरियोट में भी राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोट का जो सेल है, यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस होता है। तो यूकैरियोट में भी राइबोसोम है, लेकिन उसका जो राइबोसोम है वो साइज में बड़ा होता है यानी 80s, और जो बैक्टीरिया का राइबोसोम है वो साइज में छोटा होता है यानी 70s। तो चैप्टर नंबर 4 में आपने राइबोसोम पढ़ा होगा और उसमें आपने ये 70s और 80s के बारे में भी जरूर पढ़ा होगा। हम यहाँ उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं 70 और 80s, हम सिर्फ राइबोसोम को फोकस करेंगे। ठीक है, मीजोसोम अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ मुड़ती है, इन्वेजिनेट करती है, टर्न करती है इनसाइड और एक स्ट्रक्चर बनाती है। उस स्ट्रक्चर का नाम है मीजोसोम। तो ये जो मीजोसोम है ये वेसिकल की शेप में बनता है। जैसे ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है रेड कलर में, ये अंदर की तरफ मुड़ के ये वेसिकल बना रही है। इसमें अंदर की तरफ टर्न करके ये ट्यूब बना रही है, ट्यूबुलर, और यहाँ पे ये एक थिन लेयर बना रही है दैट इज लैमेलाई। तो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है आप देख सकते हो कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट कर रही है, डिफरेंट शेप्स में शेप बना रही है, डिफरेंट शेप के मीजोसोम बना रही है। वेसिकल शेप यानी गोल, ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक, लैमेलाई यानी थिन लेयर। इसके फंक्शन है, मीजोसोम डीएनए की रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। उसके अलावा ये सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व है, सेल डिवीजन भी करता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये मीजोसोम जो है ना वो बड़ी होती जाएगी और दूसरे एंड को जाके टच करेगी। इस तरह ये बीच में ये एक और ये दो सेल बन जाएंगे। तो सेल डिवीजन में भी इसका रोल है, डीएनए की रेप्लिकेशन में भी रोल है। उसके अलावा ये एक्सोसेलुलर एंजाइम यानी इनका दूसरा नाम है एक्सोसेलुलर का एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, यानी ऐसे एंजाइम जो सेल के बाहर जाके काम करते हैं तो उनको ये बाहर भेजता है। एक्सपोर्ट का मतलब है बाहर भेजना। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को बाहर भेजता है और इसमें कुछ ही मीजोसोम इन्वॉल्व है। ये गलत राइट है, मीजोसोम। उसके अलावा मीजोसोम के साथ कौन अटैच होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ये भी मीजोसोम के साथ मौजूद होते हैं। हमने पहले भी देखा था कि रेस्पिरेशन के जो एंजाइम है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है और मीजोसोम सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन की ही इन्वेजिनेशन है। तो सेल मेम्ब्रेन में कहाँ होते हैं ये रेस्पिरेटरी एंजाइम, मीजोसोम पे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा इनके फंक्शंस। उसके बाद ग्रैन्युल्स और स्टोरेज बॉडीज। बैक्टीरिया एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में रह रहा है, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां मुकाबला है। मुकाबला किस चीज का है और क्यों है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट में शॉर्ट है। तो इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए
कंपटीशन होता है। तो बैक्टीरिया को जब भी मौका मिलता है, जब पॉसिबल होता है बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हैं बैक्टीरिया के, ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट और फास्फेट, ऑल दीज आर न्यूट्रिएंट्स ऑफ बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया की वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, जिनको वो एक एक करके सब्सिक्वेंटली का मतलब है एक के बाद एक बाहर निकाल देता है बैक्टीरिया बॉडी से। एक्सक्रीशन मतलब आउट ऑफ द बॉडी। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये याद रखिएगा कि ये 4 जो है इसके ये न्यूट्रिएंट हैं और ये जो 2-3 है ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो वो एमसीक्यू में पूछेगा कौन वेस्ट है कौन न्यूट्रिएंट है। एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखेंगे, शॉर्ट भी है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। स्पोर, तो तमाम बैक्टीरिया स्पोर्स नहीं बनाते, बल्कि कुछ खास स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की, जैसे बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, ये वो स्पीशीज हैं जो स्पोर्स बनाती हैं। अब कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो अपनी बॉडी के बाहर स्पोर बनाते हैं, यानी बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस के साथ अटैच होता है स्पोर, उसको एक्सोस्पोर कहते हैं। और ज्यादातर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर स्पोर बनाते हैं, जिसको एंडोस्पोर कहते हैं। स्पोर जो इनका ये जो स्ट्रक्चर है स्पोर, ये मेटाबॉलिकली डोरमेंट होता है, यानी इनएक्टिव होता है। मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शन इसके अंदर नहीं होते, ठीक है। ये एक थिक वॉल होती है, इस थिक वॉल के अंदर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है और डीएनए होता है, ठीक है। ये कब बनते हैं ये स्पोर्स, ये सेल की जो ग्रोथ है, यानी बैक्टीरिया की जो सेल की जो ग्रोथ है उसकी जो लेट स्टेज यानी आखिरी जो स्टेजेस हैं ग्रोथ की, उसके दौरान ये स्पोर बनते हैं। स्पोर जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता एडवर्स यानी बैड फिजिकल यानी नॉन लिविंग एनवायरमेंटल कंडीशंस का, जैसे लाइट है, हाई टेम्परेचर है, डेसिकेशन ड्राइनेस है यानी वाटर की डेफिशिएंसी, पीएच है, केमिकल है। तो ये वो फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन है जिनका इस स्पोर के ऊपर कोई असर नहीं होता। स्पोर इन कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। तो फेवरेबल जब कंडीशंस आती हैं तो स्पोर जो है ना वो ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है और वेजिटेटिव सेल बनाता है, एक नया यानी एक नया बैक्टीरिया बनाता है। तो स्पोर जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक गोल सा स्ट्रक्चर है जो बॉडी बैक्टीरिया के अंदर भी बनता है। अगर अंदर बने तो एंडोस्पोर, बाहर बने तो एक्सोस्पोर। ये मेटाबॉलिकली डोरमेंट है, इनएक्टिव है, यानी इसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है। और ये लास्ट या लेट जो स्टेज होती है सेल बैक्टीरिया की ग्रोथ की, उसमें बनता है। और ये अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे लाइट, हाई टेम्परेचर, डेसिकेशन यानी डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, पीएच और केमिकल्स, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। इन चीजों का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ग्रो करता है स्पोर और एक नया सेल, एक नया बैक्टीरिया बना देता है। वेजिटेटिव सेल मतलब ग्रोइंग सेल। सिस्ट, एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सिस्ट। तो ये सिस्ट भी एक डोरमेंट यानी इनएक्टिव थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। जैसे स्पोर बना रहा है बैक्टीरिया, इसी तरह ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये भी डोरमेंट है, इनएक्टिव है और इसकी वॉल भी थिक है। ये डेसिकेशन रेजिस्टेंट है यानी वाटर की डेफिशिएंसी को भी बर्दाश्त कर लेता है, बेयर कर लेता है। और ये कब बनता है, जब वेजिटेटिव सेल यानी बैक्टीरिया का जो सेल है, जब उसके अंदर पार्ट्स, उसके बॉडी पार्ट्स बन रहे होते हैं बैक्टीरिया के, तो पार्ट्स का बनना क्या कहलाता है, डिफरेंटिएशन। उसके उन पार्ट्स के बनने के दौरान सिस्ट बनता है, डेवलप होता है। सिस्ट जो है ना वो इसका साइज बड़ा हो सकता है, जर्मिनेट का मतलब ग्रो कर सकता है, यानी साइज इंक्रीज करता है ये अपना सूटेबल कंडीशंस में। ये हीट रेजिस्टेंट नहीं है, ठीक है। सिस्ट एग्जांपल है एजोबैक्टर। तो एजोबैक्टर क्या करेगा, ये सिस्ट बनाएगा और सिस्ट को ये रिलीज कर देगा बाहर के एनवायरनमेंट में। सिस्ट जो है ना वो डोरमेंट है, इनएक्टिव है, थिक वॉल्ड है और ये डेसिकेशन रेजिस्टेंट है, यानी कि ये डेफिशिएंसी ऑफ वाटर को रेजिस्ट कर सकता है। और ये कब बनता है बैक्टीरिया के अंदर, जब बैक्टीरिया अपने दूसरे पार्ट्स बना रहा होता है, डिफरेंशिएट हो रहा होता है, तो तब ये भी बनता है। और अगर सूटेबल कंडीशन है तो उसमें इसका साइज भी इंक्रीज हो सकता है, जर्मिनेट ग्रो भी कर सकता है, साइज इंक्रीज हो सकता है। हीट रेजिस्टेंट नहीं है ये, यानी अगर हीट दे, अगर इसको मिलेगी, हाई टेम्परेचर मिलेगा तो सिस्ट जो है ना वो खत्म हो जाते हैं।
टूट जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई हीट पे। एग्जाम्पल है सिस्ट बनाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो एजोबैक्टर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्पोर जो है ये मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज है यानी मेटाबॉली इनएक्टिव स्ट्रक्चर है, इनएक्टिव बॉडीज हैं जो कि बाहर भी बनते हैं एक्सोस्पोर और बैक्टीरिया के अंदर भी बनते हैं एंडोस्पोर। ये भी बैक्टीरिया का बनाया हुआ एक डॉर्मेंट थिक वॉल डेसिकेशन रेजिस्टेंट फॉर्म है या स्ट्रक्चर है। ये जब सेल ग्रोथ की लेट स्टेज के दौरान बनता है और ये जब बैक्टीरिया डिफरेंशिएट हो रहा होता है तब बनता है, यानी जब वो अपने पार्ट्स बना रहा होगा। जो स्पोर जो है ये ज्यादा रेजिस्टेंट है एनवायरमेंटल कंडीशंस के अगेंस्ट, ज्यादा रेजिस्टेंट है, जबकि सिस्ट जो है ना वो लेस रेजिस्टेंट है। नंबर ऑफ कंडीशंस की बात हो रही है, यानी ये ज्यादा वैरायटी ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, और ये कम लेस एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी हैं जिनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट है। तो ये मोर रेजिस्टेंट है और ये लेस रेजिस्टेंट है। स्पोर एक रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी कि स्पोर को जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये ग्रो करके एक नया बैक्टीरिया बना देता है। लेकिन सिस्ट जो है ना ये रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है, ये ग्रो करके जर्मिनेट होके एक नया बैक्टीरिया नहीं बनाता, तो ये रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आखिरी पॉइंट हम देखेंगे एंड दैट इज रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ये भी लॉन्ग में आया हुआ है, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, और एमसीक्यू के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया की बेस पे बैक्टीरिया के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसा मेटाबॉलिज्म है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द मेटाबॉलिज्म इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस एनर्जी either in the presence of oxygen or in the absence of oxygen। तो ये एक ऐसा मेटाबॉलिज्म है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसकी प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में एटीपी बनाता है। तो रेस्पिरेशन की बेस पे एनर्जी बनाता है। तो रेस्पिरेशन की बेस पे बैक्टीरिया को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहली टाइप है एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो ग्रो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये डेड हो जाएंगे। एग्जाम्पल है सोडोमोनास। उसके बाद एनारोबिक बैक्टीरिया, एन का मतलब है नॉट। तो ये वो बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ अगर ऑक्सीजन होगी तो वहां पे ये डेड हो जाएंगे, तो सिर्फ ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये ग्रो करते हैं। स्पायरोकीट। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शन। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास ऑप्शन होती है कि वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी ग्रो कर सकते हैं और गैर मौजूदगी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये ना तो एरोबिक है ना ही एनाएरोबिक है, बल्कि ये फैकल्टेटिव है, यानी ऑप्शनल है, यानी इनके पास दोनों ऑप्शन होती है। ऑक्सीजन को यूज करके भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं ये, और ऑक्सीजन के बगैर भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इकोलाई इसकी एग्जाम्पल है। तो इसलिए ये सबसे कॉमन बैक्टीरिया है क्योंकि ये फैकल्टेटिव है, इसको ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी दोनों कंडीशन में ये ग्रो कर सकता है। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, एरो मतलब एयर, फिलिक मतलब लिविंग, यानी ऐसे बैक्टीरिया है जिनको लो अमाउंट चाहिए, लो कंसेंट्रेशन चाहिए ऑक्सीजन की ग्रोथ के लिए। इसकी एग्जाम्पल है कंपाइलोबैक्टर। तो ये आपने एग्जाम्पल्स लाजमी याद करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके आने के बहुत चांसेस होते हैं एमसीक्यू चैप्टर से। तो ये आपने ये चारों टाइप्स जो है ना वो करनी है। तो ये आज के लिए जो है ना वो यही है, बाकी हम कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।